नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे साथ मेरा जो है खास कार्यक्रम बुलंद आवाज। बुलंद आवाज में हम वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा होता है, जिसका सीधा सरोकार जनता से जुड़ा है। एक बार फिर से महंगाई की मार जनता पर पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के मेरे साथ हमारे संवाददाता श्याम साहू छिंदवाड़ा से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही उमरिया से अमित दत्ता मेरे साथ हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मेरा जो है श्याम साहू आप ही से है। लगातार एक के बाद एक मार जनता पर पड़ रही है महंगाई की, कैसे देख रहे हो? किस तरह से जनता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि जैसा अभी वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल और गैस की जो बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई है उससे गरीब जनता पर बहुत भारी बोझ पड़ा है। और इस महंगाई के कारण जनता में सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। पहले जो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जो अंदेशा जनता को था कि चुनाव के बाद सरकार कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाएगी, और सरकार ने पुनः वही कदम उठाया और पेट्रोल डीजल की कीमतों में एकदम से इजाफा कर दिया। गैस की कीमतों में 50 रुपए सिलेंडर अचानक बढ़ा दिया, जिससे जो गरीब तबका है वो दूषित नजर आ रहा है। बिल्कुल है, क्योंकि दोहरी मार पड़ रही है। अमित, उमरिया जिले की अगर हम लोग जनता की बात करें कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहां की आवाम क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ कहना है? देखिए कि उमरिया जिले की जहां तक बात करेंगे अपन, तो उत्तर प्रदेश चुनाव जितने भी चारों राज्यों में चुनाव थे उसके पहले तक पेट्रोल और डीजल गैस मध्यम वर्गीय परिवार पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है और जनता परेशान है, बेहाल है। और जहां तक मूलभूत सुविधा जो गैस है, बिना गैस के आज खाना बनाना मुमकिन नहीं रहता है, और गैस के भी अचानक दाम 50 रुपए एक साथ बढ़ा दिए गए हैं। तो आमजन पे बहुत ज्यादा आक्रोश है यहाँ पर महंगाई को लेकर और पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर। बिल्कुल है, क्योंकि आक्रोश लगातार देखा जा रहा है। श्याम, जैसे कि अभी अमित ने कहा और विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है कि चुनाव के वक्त रेट नहीं बढ़ाए गए, चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो सरकार फिर से वही दाम बढ़ाने लगी है। इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे देखते हैं आप? मैं बताना चाहूंगा कि ये बात सत्य है कि सरकार ने 4 राज्यों के चुनाव तक पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा किया था, किंतु जैसे चारों राज्यों में भाजपा की सरकार काबिज हुई और अचानक इन तीनों चीजों के रेट बढ़ा दिए गए, उससे विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिला है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सरकार पहले भी ये महंगाई बढ़ाने पर विचार तो कर रही थी, लेकिन यूक्रेन और रूस का युद्ध के चलते पहले खाद्य सामग्री पर महंगाई बढ़ाई गई है, खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ाई गई, और उसके बाद अचानक जब चुनाव हुए और उस चुनाव के बाद जीत हासिल करने के बाद सरकार ने एकदम से इन महंगाई को बढ़ाई है, जिससे विपक्ष को सरकार पर हावी होने का मौका मिल गया। बिल्कुल है, एक सवाल खुद यहाँ पर जो है सरकार विपक्ष को देती हुई नजर आ रही है। अमित, कैसे देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है तो उसका फिर असर वो तमाम चीजों पर पड़ता है, चाहे वो माल ढुलाई का काम हो या फिर परिवहन व्यवस्था हो। तो ऐसे में क्या कुछ माना जाए, अगर पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो कहां कहां और क्या कुछ महंगाई का हमें असर देखने को मिलेगा? अमित, आपकी आवाज सही नहीं है भाई। अमित, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है तो क्या कुछ माना जाए, अगर ऐसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो कहां कहां पर और क्षेत्र में हमें महंगाई का असर देखने को मिलेगा? देखिए, हाँ, ये देखा जा रहा है कि डीजल के रेट सरकार देखिए लगातार 30 पैसे 40 पैसे ऐसे करके डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। आज लगातार 7 दिनों से डीजल के रेट लगातार 6 पर बढ़ चुके हैं। और इस डीजल के महंगाई, जैसे डीजल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जो निर्यात मतलब सामान आवागमन के वो बढ़ते जाएंगे और वैसे ही महंगाई उस पर बढ़ते जाएगी, निरंतर बढ़ती जाएगी। और इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों को पड़ेगा। बिल्कुल है, महंगाई का असर तो गरीब जनता की जेब पर ही सबसे ज्यादा पड़ता है। श्याम, आप कैसे देखते
देखते हैं कि अगर ऐसे ही लगातार जो है दाम पेट्रोल डीजल के बढ़ते रहे तो क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट अगर महंगा हो जाएगा तो फिर बाकी तमाम चीजें जो हैं वो भी महंगी होने लगेंगी। तो क्या माना जाए कि सरकार के पास क्या कुछ प्लान हो सकता है ताकि बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाई जाए? देखिए, चुनाव कि सरकार को इन चीजों की वृद्धि करने से पहले जो जैसे पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, उससे ट्रांसपोर्ट की भी किराया बढ़ाया गया। आज आवागमन के लिए अगर 30 किलोमीटर का दूरी आम जनता को तय करना पड़ता है तो उसका 50 रुपए जाने का और 50 रुपए आने का देना पड़ रहा है। और इससे गरीब तबका दिन भर की मजदूरी 200 रुपए कमाता है और 50 रुपए अगर उसे खर्च करना है 100 रुपए, तो वो शासन उसको बहन नहीं कर सकता। गरीब जनता पे सबसे ज्यादा इसका असर है इस महंगाई का। पेट्रोल डीजल की कीमतों बढ़ने से ट्रांसपोर्टर जनता पर इसकी सबसे ज्यादा जो है वो मार पड़ने वाली है। अमित, आपको क्या लगता है और कैसे देखते हैं आप, और वहां की जनता क्या कुछ सोच रही है कि सरकार कब तक इस पूरी बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगा सकती है? क्योंकि 2023 में भी चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, उससे पहले क्या कुछ प्लान और अच्छा हो सकता है सरकार के पास? देखिए, 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पहले सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे इस महंगाई को रोकने के लिए। बिल्कुल। जब तक महंगाई नहीं रुकेगी तो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें सीधी सरकार को उसमें दिखेगा कि उसका क्या असर होता है, उसका क्या असर होता है, वो सीधा सीधा देखने को मिलेगा। और जहां तक महंगाई अगर रोकने में सरकार कामयाब नहीं हो पाती है तो आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि गरीब जनता जब बेहाल परेशान हो जाती है तो उसका असर हर समय आगे भी देखने को मिला है और देखने को मिलेगा। आगे भी देखने को मिल सकता है। श्याम, अगर वाकई में सरकार को लगता है कि 2023 में जो चुनाव होगा विधानसभा का मध्य प्रदेश में, और बढ़ती हुई महंगाई से क्या लोगों की नाराजगी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा सरकार को? बड़ा एक मुद्दा लेकर बैठा है, क्योंकि वर्तमान समय में कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान में बढ़ोतरी, और इसका खामियाजा सरकार को मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। लेकिन श्याम, एक और सवाल है कि अगर वाकई में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार, तो फिर मिलजुल कर जो एक्साइज ड्यूटी जो लगती है जिसके चलते दामों में इजाफा भी होता है, सरकारें दोनों उस पर कोई कमी क्यों नहीं करने को तैयार है? सरकार को मिलजुल कर कार्य तो करना चाहिए, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद नहीं कर पा रही, या राज्य सरकार शायद केंद्र सरकार से मदद लेना नहीं चाह रही, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार सरकार, राज्य और केंद्र को दोनों को बैठ करके कदम उठाना होगा। अमित, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी की जब हम लोग बात करते हैं तो उससे जो है पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा हो जाता है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकार अमित मिलकर के एक्साइज ड्यूटी जो लग रही है राज्य और केंद्र के बीच में उसको कम कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। तो डबल इंजन की सरकार का फिर फायदा क्यों नहीं मिलेगा, और फिर कोई दोनों सरकारें बैठ करके कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाह रही, इसमें आपको क्या लगता है? अमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। मध्य प्रदेश में जैसा देखा जाए, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, और देखा जा रहा है कि दोनों ही जगह में जबकि एक ही भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी केंद्र सरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में सहयोग नहीं कर पा रही है या सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में। और जहाँ देखा जाए कि महंगाई तो चरम सीमा में है। देखिए, तेल के भाव, खाने का तेल, सरसों तेल जो कहा जाता है, खाने के तेल का भाव और तेल के भाव, दाल के भाव सब आसमान छू रहे हैं। कहीं भी अभी सरकार महंगाई को कम करने में किसी प्रकार से कहीं भी कामयाब नहीं हो पाई है।
बिल्कुल, तो सरकार को कदम उठाना होगा। शुक्रिया आपका अमित और श्याम साहू, आपका जो है विस्तार से बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों तक जो है जमीन से जुड़ी हुई जो है जानकारी को पहुंचाने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई को कैसे रोक सकती है। सवाल यह भी है कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, उससे पहले सरकार किस तरीके से मास्टर प्लान को तैयार करेगी ताकि बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाई जाए और जो जनता परेशान हो रही है उससे भी जनता को राहत मिले। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बुलंद आवाज में। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर लगातार जनता परेशान हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। हम लगातार वही मुद्दा उठाते हैं जो सीधा जुड़ा होता है जनता से, जिसका सरोकार सीधा जनता से होता है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ विदिशा से हमारे संवाददाता बलराम मेहता मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बढ़ते हुए दामों को लेकर जनता क्या सोचती है, किस तरह से असर पड़ रहा है। बलराम, लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बात अगर विदिशा की जनता की जाए तो यहाँ पर किस तरह का असर देखा जा रहा है? यहाँ पे विदिशा में पेट्रोल डीजल के दाम मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यहाँ की जनता कोई ना मुद्दा उठा रही है ना कुछ कर रही है। ये आज मैं आपको बताना चाहूँगी, गरीब वर्ग का मजदूर आदमी तो रोजाना के करता बनने के बाद तो पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस संबंध में आपको रोज की जो करते हैं मजदूर उनसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ने से मध्यम वर्ग परिवार की बहुत बुरी मार हो रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से, डीजल के दाम बढ़ने से हमारा गांव जो शहराना महंगा हो गया है, खेती किसानी कार्य महंगे हो गए हैं। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि पेट्रोल के दाम कम किए जाए, डीजल के दाम कम किए जाए ताकि मध्यम परिवार अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। गैस सिलेंडर भी बड़े हैं जिनकी बजट बिगड़ गया है। महिलाओं को भी गैस कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन हालत ये है कि जहाँ महिलाओं को गैस छोड़कर दोबारा से चूल्हे पर रहना पड़ता है। जी, आपने देखा यहाँ की जनता सरकार से महंगाई से ना खुश है। लेकिन सवाल ये उठता है बलराम कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार हर दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, तो क्या कुछ माना जाए कि किन किन चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा और फिर महंगाई की मार जनता पर जो पड़ेगी उसको लेकर आगे क्या क्या और दिक्कतें हो सकती हैं? आगे जो है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इससे शायद हो सकता है कि बीजेपी सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। वो एक मूवी आई हुई थी कुछ समय पूर्व, पीपली लाइव, इसमें सॉन्ग आया था, डायरेक्ट महंगाई खा गई। आज वो बात सत्य साबित हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर बलराम कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी और साथ ही राज्य में बीजेपी की सरकार है। फिर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दामों पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। 2023 में विधानसभा का चुनाव होना मध्य प्रदेश में, क्या सरकार को नहीं लगता है कि इन सब चीजों पर लगाम लगा ली जाए ताकि कोई नुकसान ना हो चुनाव में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त समूची ईरानी है, जब पेट्रोल और गैस पर दाम बढ़े तो उनको चूड़ियां भेंट की थी। आज वही सरकार, बीजेपी की सरकार के राज में आज पेट्रोल गैस के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पानी से कार्यकर्ता या कई नेताओं की गलती है। तो ऐसे में सवाल ये है बलराम कि आखिरकार किस तरीके से लगाम लगाई जाए, जो बढ़ रही महंगाई है कैसे काबू उस पर पाया जाए, तो उसको लेकर सरकार क्या वाकई में कोई ठोस कदम उठाने की मूड में दिखाई दे रही है? बलराम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ बलराम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर। बलराम, आपको क्या लगता है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर लगाम लगाने को लेकर सरकार तत्परता दिखा रही है, फिर कोई कदम उठाने के मूड में है? बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कसने के लिए सरकार को फिर से जागना होगा और
आज के दौर में महंगाई इससे ज्यादा हो गई है, जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है और आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा महंगाई को रोकने। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, इसलिए यहाँ पर जो है पेट्रोल डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई। चुनाव हो चुके हैं, सरकारें बन चुकी हैं, तो जिसके बाद फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होने लगा है। ये बड़ा झटका है आम जनता के लिए। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप कैसे देखिएगा, इसमें सच्चाई है? जब चुनाव नहीं हुए तो सब पेट्रोल के दाम 107 रुपए थे, दौर में 115 पे पेट्रोल के दाम हो चुके हैं और 100 के समथिंग डीजल पहुंच चुका है, 1000 के आसपास सिलेंडर पहुंच चुका है। जब से यूपी में बीजेपी सरकार बनी है तब से इनके दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता है तो उसका असर, चाहे वो परिवहन विभाग या फिर जो है माल ढुलाई वाले वाहनों की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो सभी पर उसका असर पड़ता है। फिर उसके बाद सभी चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में क्या कुछ माना जाए कि आने वाले वक्त में लोगों को हर एक चीज़ पर महंगाई का सामना करना पड़ेगा? जी, आपका कहना सही है। आने वाले समय पर ऐसी सरकार रही तो महंगाई के कारण कई लोग शायद आत्महत्या कर ले या अपना आपा खो दे। अब दिन प्रतिदिन आप खुद देख पता है कि हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। सब्जी हो, दाल हो, तेल हो, मतलब एक गरीब की थाली से जो दाल भी आज वो भी दूर हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या लगता है या फिर क्या कुछ मान के चलें कि आखिरकार क्या बीजेपी वाकई में बढ़ती हुई महंगाई को रोक पाने में कामयाब हो पाएगी और 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जनता का विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा? जी, मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में जनता खुद इस सरकार को जवाब देगी कि ये सरकार जो बीजेपी की है ये वाकई में जायज काम कर रही है नहीं कर रही है। आपने देखा होगा जो पहले बहुमत से जो यूपी में बीजेपी सरकार बनी थी, आज के दौर में बहुत कितने कम उससे सभी लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार जो है बढ़ती हुई महंगाई पर अगर लगाम नहीं लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं बलराम चुनाव में नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव, जो आगामी चुनाव होगा, तो क्या सरकार को नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया जाए? गरीबी से जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं या फिर आम जनता जो पब्लिक है उस पर महंगाई की मार ना पड़े, कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जो एक्साइज ड्यूटी लगातार जो है बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, डबल इंजन की सरकार का फायदा मिले? बलराम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, हेलो। बलराम, क्या सरकार जो डबल इंजन की सरकार, जिसके नारे भी लगातार जो है केंद्र हो या फिर जो है राज्य सरकारें लगाते रही हैं, क्या सरकार कुछ डबल इंजन का जो है सरकार जो है उसका फायदा आम जनता को नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको बता दूं, जो ये सरकार है ये आम जनता के हित में कई वादे किए थे और जब कमलनाथ की सरकार बैठी पेट्रोल और डीजल के कुछ दाम बढ़े हुए थे तो माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने वो धरना प्रदर्शन किया था। आज वो खुद स्वयं बैठे हुए हैं तो आज उनके ही राज में इतना ज्यादा महंगाई, भ्रष्टाचार और हर मतलब गरीब इंसान जो कहा जाए जो एक वक्त की रोटी कमाने दिन भर मजदूरी करता है वो शाम को मतलब 200-300 रुपये लेके जाता है तो उसमें अपनी महंगाई के समय में वो 2 पैसे जोड़ पाएगा या नहीं जोड़ पा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। आज की महंगाई और इतनी बुरी तरह वो हो चुकी है कि आप देख सकते हैं कि बैलेंस जो सिमम बैलेंस चलता है उन तक के रेट बढ़ा दिए गए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पर बलराम की लगातार महंगाई हर क्षेत्र में जो है बढ़ती हुई जा रही है। बात अगर रसोई गैस की जाती है, एक तरफ तो सरकार गैस सिलेंडरों का यहाँ पर वितरण कर रही है, सभी को यहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उनको सभी को वितरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ उसके दामों में इजाफा हो रहा है। क्या ये सच है कि अगर एक बार सिलेंडर दे दिया जा रहा है हितग्राही को, उसके बाद उसको बढ़वाने में वो नाकाम साबित हो रहा है? जी, मैं आपको एक छोटे स्तर का जो मजदूर करने वाला रोजगार जिला लगाता है जो सिलेंडर लेता है, आज आपको उसे बिल्कुल चाहूंगा कि आप जो 1000 रुपये की समथिंग सिलेंडर आ रहा है आज की पोजीशन में, वहाँ पे कितना मुनाफा का फायदा हो रहा है। आइए
मैं आपकी बात करा दूँ जी। आप ये बताइए, आज सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये के पास है, आपको क्या आता होगा क्या नहीं? तो सिलेंडर चलाना ही बंद कर दिया, गैस भट्टी पे काम करना बंद कर दिया, लकड़ी भट्टी जला रहा हूँ। और लगभग लकड़ी के भी दाम काफ़ी कुछ होते हैं, मतलब 20 रुपये पसेरी मिलता था और इस समय में आज 20 रुपये पसेरी मिलता है जी। आज की दौर में महंगाई तो अच्छी नहीं है। पहले मुझे जितना 2 लीटर तेल आ जाता था मेरे पास में उतने पैसे में, आज उतने पैसे में 1 लीटर। बलराम, आप इनसे पूछें कि एक देश का नागरिक होने के नाते सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? महंगा हुई, महंगाई है, मतलब लगभग मैं 1000 रुपये कमाता हूँ तो 1000 रुपये का मुझे सामान ही लाना। आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपका सरकार से क्या कहना है? सरकार से बस ये अनुरोध करना चाहता हूँ क्या लगभग महंगाई को कम किया जाए और थोड़ा बहुत हमें राहत मिले महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी तो हम करने इस तरीके से और मतलब अच्छा लगेगा। महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई इस तरह बढ़ती रही हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। हम क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे जी। आपने देखा बिल्कुल, ये गरीबी जो है, गरीब जनता जो है, ये उसका दुख है बलराम। हम उम्मीद भी करते हैं कि सरकार तक इन लोगों की आवाज़ पहुंचे, शासन प्रशासन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इन लोगों की समस्या का समाधान करने को लेकर आगे आए। इसलिए एक और मेरा आपसे आखिरी सवाल है बलराम, क्या उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही कुछ राहत मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता, बाकी महंगाई के हिसाब से कि सरकार इस किस्म को सोचेगी। बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इस समय पूर्व तेल के दाम का तेल था, उसके जो पहले 2100 का लीटर का ड्रम आता था, आज वही 2500 रुपये के समथिंग आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस संबंध में कुछ कर पाएगी। अब देखना होगा बलराम की आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जो है राहत मिल पाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और बढ़ती हुई महंगाई की मार जो है आम जनता पर पड़ रही है, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा ताकि जो है जल्द से जल्द राहत मिले आम जनता को, जो महंगाई की मार झेल रही जनता है उसे जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा जो है खास कार्यक्रम सवाल दमदार। सवाल दमदार हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सवाल पूछते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से। अब जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, लगातार सीएनजी के दाम में इजाफा हो रहा है और रसोई गैस के दाम में लगातार बढ़े हैं, अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये महंगाई कहां पर जाकर रुकेगी। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के लालकुआं से हमारे संवाददाता नंदन राम मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। नंदन, कैसे देखते हैं एक बार फिर से महंगाई की मार जनता पर पड़ी, पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है? देखिए, जहाँ तक है उत्तराखंड की बात है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की काफी इजाफा हुआ है। तक आपको बताएं कि पिछले 5 दिनों पर यहाँ पर प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो दर 320 से अधिक बढ़ चुका है। और मानना है पब्लिक आएगी यहाँ पे परेशान हो जाती है डीजल पेट्रोल के रेटों को लेकर। और गैसों के दाम भी बढ़ चुके हैं, 50 रुपया गैस भी बढ़ाया गया है। और जिस तरह से आएगी प्रतिदिन यहाँ पे डीजल पेट्रोल और गैसों पर इजाफा होता है, तो आम तरीके से आम पब्लिक को काफी नुकसान पहुँचे। बिल्कुल, काफी तरीके से परेशान है महंगाई को लेकर। लेकिन नंदन, अब जिस तरीके से धामी ने यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी ने अब मुख्यमंत्री के पद की दूसरी बार शपथ ली है। डबल इंजन की सरकार पहले भी थी और एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये भी कहा जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद एक बार फिर से मांग जो गरीबों पर पड़ी है
उसको कैसे दूर करेगी सरकार? जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री का सवाल है, तो मुख्यमंत्री पिछले साल कुछ महीने के लिए यहाँ पे अभी बिल्कुल हमारा मुख्यमंत्री तौर पे अभी है। तो जहाँ तक माने महंगाई के दौर बढ़ते आए दिन बढ़ते जा रहा है, तो इसमें सरकार की थोड़ा फोकस करना चाहिए कि गरीब जनता जो आए दिन आए मजदूर हैं, जो डेली रोजमर्रा का काम करते हैं, तो उनको हर यहाँ पर दूध की मात्रा भी है, लेकिन है उसमें भी इजाफा किया गया है। यहाँ पर 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाता है कि गरीब जनता यहाँ पे बहुत परेशान है, नाखुश है। हालांकि सरकार डबल इंजन की सरकार इस वक्त यहाँ पे मौजूदा कार्यालय में काम करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गरीब जनता उनको वोट देकर एक मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया है। तो इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट का रुतबा रहेगा तो गरीब जनता भी बहुत नाराज रहेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को सोचना और समझना होगा। और नंदन, जैसे कि आप लाल कुआं से आते, पहाड़ी इलाका है, और क्या क्या परेशानियां हैं वहां की आवाम की, क्या क्या परेशानियों का सामना वहां पर जनता को करना पड़ रहा है? महंगाई तो पड़ रही है और रोजगार की भी एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? हाँ सर, हम लोगों को बीच गए हैं और हमारी चर्चाएं हुई हैं। हमारा मानना है कि यहाँ पर जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है, यहाँ पर व्यवसाय की काफी दिक्कत है। रोजगार पब्लिक युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। पिछले 5 सालों में भी डबल इंजन की सरकार रही, यहाँ पे युवाओं को कोई रोजगार के लिए कोई लाभ नहीं मिला, कोई भर्तियां नहीं की। जहाँ तक मानना है तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आर्मी और फौज से ज्यादा, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने कोई 5 सालों में कोई स्कीम निकाल दी किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेरोजगारी के हिसाब से बहुत रोजगारी है, और जिस तरीके से बेरोजगारी चल रही है उस हिसाब से यहाँ पे आदमी पलायन कर रहा है। पलायन करने का रीजन है यहाँ पे बेरोजगारी। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से ये महंगाई जो अब बढ़ रही है, इसका असर हर तबके पर पड़ेगा, लेकिन खासकर परेशानी जो है वो आम जनता को झेलनी पड़ती है। ऐसे में एक तो बेरोजगारी की समस्या उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ज्यादा है, और फिर महंगाई अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो रहा है एक गरीब जनता का, आवाम का। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे डेली रोजमर्रा का काम करने वाले आदमी जो इंसान है, उनको आए दिन जो डीजल पेट्रोल का दाम है वो बढ़ता जा रहा है। आदमी की मजदूर की दिहाड़ी 400 रुपये है, 90 रुपये 96 रुपये कुछ पैसा पेट्रोल पहुंच गया है। और जो गैस 500 कुछ रुपये पहले कांग्रेस के सरकार के टाइम पर होती थी, उसको तो 975 रुपये की हुई है। तो आज समथिंग 1 महीना नहीं हुआ है, तो 25 रुपये एमआरपी में गैस यहाँ पर बिल्कुल होता था, तो 50 रुपये तो उसमें भी इजाफा किया गया है। सीधे सीधे बड़ा 50 रुपये इसमें किया गया है, जो 275 रुपये के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है। और डीजल में भी 1 रुपया 1.5 रुपये 1 रुपया कुछ पैसा बड़ा इजाफा किया गया है। इसी तरह 5 दिन से लगातार कंटिन्यू यहाँ पे चीजों का इजाफा होते जा रहा है। तो इसमें गरीब जनता जैसे राशन पानी को लेकर मानते हैं, दूध वगैरह को लेकर मानते हैं, खाद्य पदार्थों को लेकर मानते हैं, क्योंकि आए दिन रेटों में ऊपर नीचे होता रहता है। तेलों को ले लीजिए, तेलों भी आए दिन आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नंदन, अगर हम लोग खासकर लाल कुआं की आवाम की बात करें तो मुख्यमंत्री जो अब एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी बने हैं, हालांकि पूर्व की सरकार के पिछले कार्यकाल की बात करें तो काफी कम वक्त मिला था मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को। इस बार जो है अब देखना होगा, और क्या कुछ उम्मीदें हैं वहां की जनता की कि किस तरीके से जो है उनका मुख्यमंत्री काम करे, किस तरीके से रोजगार और साथ ही तमाम क्षेत्र में जो है आगे और बेहतर कदम उठाया जाए? इसके लिए तो उसको सोचना पड़ेगा हमारे मुख्यमंत्री। तो अभी हमारे यहाँ पे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को हरा के मोहन मिस्त्री के यहाँ पर विधायक बने हुए थे। तो जहाँ तक लोगों का मानना रहेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से हारे हुए, तो उसमें विधायक यहाँ पे हमारे मोहन मिस्त्री का कार्य करते हैं हमारे यहाँ पर। तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमने एक बड़े चेहरे को हराकर हमें इस क्षेत्र का विकास करने के लिए अगर
हो सकता था कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में जीत के अगर आते तो हो सकता है इस क्षेत्र में काफी विकास हो सकता था। तो उसी प्रकार से ये भी डबल इंजन की सरकार को भी देखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री को हटाकर हमने उस जड़ में पैर रखा है, यहाँ पे हमें उस जड़ को और आगे बढ़ाना चाहिए कि आने वाले समय पे यहाँ पे ऐसा और बड़े चेहरे को थोड़ा शिकस्त दे सके। बिल्कुल है, वो तो सोचना और समझना होगा और खासकर युवाओं के लिए भी यहाँ पर कदम सरकार को उठाना होगा, रोजगार को भी लेकर के यहाँ पर कदम उठाना होगा। लेकिन जिस तरीके से नंदन अब ये पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर जो है वो तमाम चीजों पर पड़ता है, चाहे वो माल ढुलाई का मामला रहा हो, ट्रैफिक की व्यवस्था रही हो, किराए की व्यवस्था रही हो, तो उसमें वो इजाफा होने लगता है। ऐसे में गरीब जनता को और क्या कुछ उम्मीदें हैं या फिर किस तरीके से सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है, सरकार आने वाले वक्त में कदम उठा सकती है? हमारा मानना है, हमने कहा जनता को जो गरीब जनता है जिसको कमाने की डेली मेहनत वो तो बहुत व्यवसायी वालों को बोले तो उनके लिए भी बहुत नुकसानदायक हो रहा है। तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कमाई उतनी है, सारे टैक्स लगा तो उसमें होता है, उसके बावजूद वो किसी मजदूर को साथ में काम करने के लिए तो डीजल पेट्रोल का रेट आए दिन ऐसा बढ़ता रहेगा तो उनको एवरेज का पता नहीं चलेगा। अगर कोई गाड़ी में वाले हैं उसको भी काफी हद तक नुकसान हो सकता है, वो टैक्सी चालक है या फिर डेली कमाने वाले गाड़ी वाले तो उनको भी काफी हद तक नुकसान होगी। अगर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ेगा आमतौर पर किराए भी उनको बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें जो मजदूर का लोग सफर करेगा तो उनको भी काफी हद तक नुकसान करना हो जाएगा। कमाई आदमी की कम होती है और किराए भाड़े में आदमी क्योंकि आदमी को घंटों दूर नहीं मीलों दूर गाड़ियों का सफर करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है और अच्छा सवाल भी उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से डीजल में इजाफा होगा, पेट्रोल में इजाफा होगा तो कहीं ना कहीं टैक्सी या फिर प्राइवेट या फिर जितने भी संसाधन है परिवहन के उसमें भी किराए में बढ़ोतरी होगी। और खासकर नंदन अगर बात हम लोग देवभूमि उत्तराखंड की करते हैं तो यहाँ पर जब यात्रा के लिए और जितने भी यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए भक्त दूसरे राज्यों से देश विदेश से आते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब किराया महंगा होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। जी जैसे अभी मानते हमारे केदारनाथ का सफर होने वाला है तो वहाँ का साफ सफाई का कार्यक्रम चालू है। अभी अगर माने तो दूर दराज से आने वाले तो उनको भी काफी हद तक नुकसान हो सकता है। जो आदमी अगर 3000 का पेट्रोल लेके अगर वहाँ पहुँचता है आज उसको 4000 का पेट्रोल भरा के वहाँ पहुँचना पड़ेगा, 1000 प्लस उसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसको हम टैक्सी स्टैंड की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें कमाई के हिसाब से घट में दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है नंदन की जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी लगती है तरह तरह की और ये फिर दामों में इजाफा हो जाता है पेट्रोल डीजल के, और जब डबल इंजन की सरकार है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अब पुष्कर धामी की अपना जो है उत्तराखंड में सरकार, आने वाले वक्त में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा मिल सकता है उत्तराखंड की जनता को? अगर आने वाली सरकार इस वक्त डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, अगर आने वाले 5 सालों बाद अगर ये अपनी यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि उन्हें यहाँ पे विकास कार्य की तेजी बढ़ानी चाहिए। और सभी का मानना है ये देवभूमि उत्तराखंड है, हमें यहाँ पर कहा जाता है कि ये देवभूमि उत्तराखंड है और तीर्थ स्थल यहाँ पे काफी है और घूमने लायक प्लेस यहाँ पे काफी है, तो जिसमें पर्यटक भी काफी आते हैं और काफी पर्यटक आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देखने को मिलेगा कि इस बार गर्मी का माहौल भी अच्छा खासा है और लोग यहाँ पर घूमने आते हैं पहाड़ों की वादियों में और गाड़ी घोड़ा करके आते हैं। हो सकता है कि इसमें जो उसको कुछ सोचना पड़ेगा कि किराया बढ़ते जा रहा है, तेल का बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसानदायक है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुक्रिया आपका नंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जो है जमीन स्तर की रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि आखिरकार जनता क्या कुछ सोचती है और सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में यहाँ पर इजाफा हुआ है तो उसके चलते यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना खासकर गरीब जनता को यहाँ पर करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को सोचना और समझना होगा कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए और
और जो बेरोजगारी बढ़ रही है तो बेरोजगारी को भी खत्म करने को लेकर, युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी अब सरकार को सजगता से कदम उठाना होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम बुलंद आवाज। बुलंद आवाज हम लोगों ने इसलिए इस पूरे कार्यक्रम का नाम रखा है कि आखिरकार हम लोग मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनेंगे, मुद्दे वो उठाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जो मुद्दे सीधा आपसे जुड़े हैं। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका कितना फायदा मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो किस तरीके से धरातल पर उतारी जा रही हैं, जिन योजनाओं को लागू किया जा रहा है क्या वाकई में मध्य प्रदेश की जनता को उनका सीधा फायदा मिल पा रहा है या नहीं, या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं आम जनता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता श्याम साहू मेरे साथ छिंदवाड़ा से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर श्याम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जल नल योजना की क्या कुछ स्थिति है, कैसे काम किया जा रहा है, कैसे आम जनता को सीधा फायदा पहुंच पा रहा है। श्याम, क्या लगता है आपको, अगर खासकर हम लोग छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं और बात भी योजना की जल योजना की करेंगे तो किस तरीके से फायदा हो रहा है, कैसे धरातल पर उतारी जा रही है? मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश शासन जल निगम बोर्ड के माध्यम से पूरे शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े बांध, जलाशयों का निर्माण कर जरूर रही है, किंतु अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये कार्य अधूरे पड़े रह रहे हैं जी, या कहीं ना कहीं कोई तकनीकी त्रुटि के कारण ये कार्य अधूरे पड़े। अभी मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो गर्मी का सीजन चालू हुआ, ग्रीष्म ऋतु अभी प्रारंभ हुए मात्र 8 दिन हुआ है, अभी से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या दिखने लगी है और प्रशासन इस मामले में बिल्कुल सोया है। सकते हैं पीएचई विभाग जो है छिंदवाड़ा जिले का एक ऐसा विभाग है जो कुंभकर्ण की नींद में सालों सोया रहता है और ना ही उसको ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से कोई लेना देना है, ना ही अपने हैंडपंप को ठीक करने का कार्य पीएचई विभाग करती है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने माचागोरा डैम का निर्माण किया, छिंदवाड़ा में मोखर विकासखंड में सारों जलाशय का निर्माण किया है, अभी एक कांडी जलाशय का निर्माण हो रहा है, पांडुना के कामठी जलाशय दोनों राजनीतिक दलों की घोषणा के चलते आज अधर में लटका हुआ है। अगर ये जलाशय पूर्ण रूप से बन जाते हैं तो 90% गरीबों को निःशुल्क पानी मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन समस्या वही है कि आखिरकार सरकार तो योजनाओं को लागू कर रही है लेकिन धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। कई इस तरह के भी यहाँ पर जो इलाके जो है श्याम देखे गए हैं जहाँ पर जो है पानी दूर दराज के इलाकों से लाया जाता है, पीने के पानी की बड़ी समस्या है। ऐसे में क्यों नहीं प्रशासन ने तुरंत काम कर रहा है, तुरंत जल विभाग कार्रवाई कर रहा है ताकि जनता के सामने जो समस्या है उसको दूर किया जाए? ऐसे में क्या मुख्य वजह मानी जाए? मैं बताना चाहूँगा, अभी नेशन 24 चैनल ने मोखर विकासखंड के कुबरेल ग्राम पंचायत का एक पेयजल से संबंधित समस्या को लेकर समाचार चलाया था। बिल्कुल, कि इस ग्राम में पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि ना तो आज तक पीएचई विभाग उस जगह पे पहुंचा, ना ही ग्रामीण को ग्राम पंचायत से कोई सुविधा पानी की मिल पा रही है। जब ग्रामीण जनता को उतारू हुए और हमारे चैनल द्वारा उस समाचार को चलाया गया तो प्रशासन हरकत में आया और आज गौसर एसडीएम पूरा प्रशासनिक अमला लेकर उस ग्राम में पहुंचे और 8 दिन में समस्या हल करने का आश्वासन दिए। किंतु ये मात्र मुझे ऐसा लगता है कि मात्र पूरा आश्वासन है, क्योंकि 8 दिन में ना तो एसडीएम में कोई व्यवस्था कर सकता है, ना प्रशासन इतनी जल्दी व्यवस्था करने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो फिर ऐसे में समाधान कैसे होगा? बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो गर्मी का सितम लगातार बढ़ने लगा है और पानी का जलस्तर भी लगातार जो है गर्मी में शाम नीचे चला जाता है।
तो जहां समस्या 10% है वो डबल हो जाती है। ऐसे में प्रशासन कितना तैयार है, कितना सतर्क है, जहां पर समस्या उसको कैसे दूर किया जा रहा है? छिंदवाड़ा जिले में पेयजल की समस्या तो गंभीर है, बिल्कुल। और प्रशासन इसमें कार्य तो कर रहा है। जो पीएचई विभाग के माध्यम से जो कार्य होता है वहाँ बहुत लेट तक भी होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने जल निगम बोर्ड का गठन किया है, और जहाँ जहाँ जलाशयों से जल निगम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के माध्यम से पानी दिया जा रहा है, बिल्कुल, उन क्षेत्रों में अभी पानी की स्थिति तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर आज तक भी नल जल योजना चालू नहीं हो पाई है, और प्रशासन को इस और सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा। दिन रात अपना प्रशासनिक अमले को उस जगह पे धकेलना पड़ेगा कि चाहिए क्या व्यवस्था हो सकती है, जैसे हमें यहाँ पे बोर लगाना है, हैंडपंप लगाना है, ये सारी व्यवस्था प्रशासन को करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। जल ही जीवन है, हम सबको पता है, और हम सब लोग लगातार जो है इस तरह के कदम उठाने की बात तो करते हैं श्याम, लेकिन उस पर गौर नहीं फरमाया जाता। आखिरकार योजनाओं को लागू कर यहाँ पर दिया जा रहा है, धरातल पर वो कितनी कारगर साबित हो रही है तो कोई देखने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार को क्या कुछ और कदम उठाना होगा ताकि जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या को खत्म किया जाए। ऐसे में सरकार और क्या कुछ कदम उठाए, आपको क्या लगता है श्याम? सरकार को अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार जल निगम बोर्ड का गठन किया गया और शासन ने एक महिला समूह का भी गठन किया है, बिल्कुल, और कई जगह पे महिला समूह को जल निगम का संचालन का प्रभार सौंपा गया है, बिल्कुल, इससे हो रहा है कि वो बहुत अच्छी प्रक्रिया में कार्य किया जा रहा है। अगर इस टोटल पीएचई विभाग से प्रभार वापस लेकर और महिला समूह को इस कार्य को सौंप देती है शासन, तो बहुत अच्छे हद तक ये कार्य सफल हो सकता है। बिल्कुल सफल हो सकता है, लेकिन पानी को बचाया कैसे जाए, कैसे पानी इकट्ठा किया जाए ताकि समस्या का समाधान भी निकले और रास्ता आसान भी बन जाए। ऐसे में जनता को भी कैसे जागरूक किया जाए और प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए? प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में सभी जगह जल को इकट्ठा करने के लिए सोप टैंक, अन्य जो कार्य होते हैं जिससे हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, जगह जगह तालाब का निर्माण हो जाए, नहरों का स्टाफ डैमों का निर्माण हो जाए, जिससे हम पानी की बचत करें। और जनता को भी चाहिए कि वो जो पानी वेस्टेज करती है उस पानी को एक सोप टैंक के माध्यम से धरातल में पहुंचाया जाए, तो वो पानी का वाटर लेवल बढ़ा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। देख रहे हैं कि वर्तमान समय में सारे क्षेत्रों में सीसी सड़कों का निर्माण हो गया है, जो बारिश का पानी होता है वो सड़कों के निर्माण के कारण धरातल में नहीं पहुंच पाता है और वो पानी सीधा बह जाता है। बिल्कुल, अगर प्रशासन ये पानी को रोकने की व्यवस्था करता है तो आने वाले समय में पानी की स्थिति ठीक रहेगी, अन्यथा पानी की बहुत गंभीर संकट भविष्य में आ सकती है। बिल्कुल आ सकते हैं। तो और सरकार की अगर बात कर ली जाए या फिर प्रशासन की बात कर ली जाए, क्योंकि सरकार तो योजनाओं को बना देती है, लागू करने को लेकर जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी, हमारे जल विभाग के हमारे अधिकारी, जल निगम के अधिकारी तत्परता भी दिखाते हैं, हालांकि कई इलाकों में देखा जाता है कि उसका असर भी देखा जा रहा है, लेकिन दूर दराज के इलाके जो हैं श्याम, वहां पर काफी समस्या है। ऐसे में क्या कुछ और प्रबंध किया जाए ताकि समस्या का समाधान भी हो जाए, वक्त भी कम लगे, और जो अगर बात खर्च की जाए उसमें भी कम से कम खर्च में लागू किया जाए, समस्याओं का समाधान निकाला जाए? शासन को समूह के माध्यम से ही कार्य करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करना पड़ेगा, और प्रशासन समय रहते ये कार्य नहीं कर पाता। जब अब भीषण गर्मी प्रारंभ हो गई तब प्रशासन पेयजल समस्या के लिए खड़ा है, जबकि प्रशासन को आज से 4 महीने पहले पानी बचाओ अभियान चलाना था। पानी बचाओ अभियान के माध्यम से जनता को जागरूक करते हुए चलती तो प्रशासन को इस भीषण गर्मी में इतनी समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। अभी वर्तमान में पेयजल को भी 1 माह भी नहीं गर्मी का, आने वाला 4 माह जो खतरनाक होगा उससे प्रशासन कैसे जूझेगा ये समझ के पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे हो, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और लगातार जो है हम लोग भी जनता से जुड़े हुए, जनता से जो सरोकार है जिन मुद्दों का, उसी को हम लोग उठाते हैं। लगातार आप फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं,
श्याम, बड़ी समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब लोगों की समस्या का समाधान ना करते हुए प्रशासनिक अधिकारी जनता पर ही भारी पड़ने लगते हैं। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंच रहा है तो उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसे में और क्या कदम प्रशासन उठाए ताकि जो लोगों की समस्या है और जो समस्या लेकर फरियादी आ रहा है, बीच का रास्ता भी आसान हो, ताकि समस्या भी सुनी जाए और उसका समाधान भी निकाला जाए। छिंदवाड़ा जिले में वर्तमान समय में 7 विधायक कांग्रेस से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी से इस छिंदवाड़ा जिले में कोई भी प्रतिनिधि मध्य प्रदेश शासन में नहीं है। इसका भी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सत्ता और विपक्षी की लड़ाई में जनता जो है पिस रही है। प्रशासन जो है अपनी हठधर्मिता में बैठा है, क्योंकि प्रशासन को कोई चेताने वाला छिंदवाड़ा जिले में वर्तमान में नहीं है। जनता को भी चाहिए कि वो अपनी समस्या के लिए स्वयं लड़ाई लड़े, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में ना तो सत्ता है ना विपक्ष। दोनों की लड़ाई, आपस की लड़ाई में जनता पिस रही है। इसलिए जनता को चाहिए कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं ही प्रशासन के समक्ष जाए और प्रशासन अपनी बात रखे, जिससे पेयजल समस्या हल करने के लिए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करना पड़े। जैसा कि गोबरेल ग्राम पंचायत की जनता ने करी, तो तत्काल वहां पे एसडीएम, प्रशासनिक अमला, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पीएचई सारा अमला आज पहुंच गया और 8 दिन के अंदर समस्या हल करने का आश्वासन दिया। अगर जनता जागरूक रहेगी तो ये समस्या हल बहुत जल्दी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि लगातार जो है जनता की समस्या को लगातार जो है सदन में उठाने की बात करते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर सभी सीटों पर जो है विधानसभा जो है विधायक जो है हमारे वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ऐसे में समस्या का समाधान सरकार के साथ मिलकर कैसे किया जा रहा है? जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से समावेश बनाकर अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल करते हुए जनता के विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा जो क्षेत्र के जो विधायक है, उन्होंने पेयजल से संबंधित मामला अभी तक विधानसभा पटल पर नहीं रखा है। ना ही विधानसभा पटल पर तो नहीं रखा, उसके बावजूद भी अपनी विधायक निधि से किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल से संबंधित समस्या हल करने के लिए अपनी राशि का उपयोग नहीं किया इन्होंने। अगर ये माननीय लोग भी अगर अपनी राशि का भी इस्तेमाल अगर विधानसभा क्षेत्र में करते हैं तो उससे भी काफी समस्या हल हो जाती। जैसे पानी के टैंकर है, अगर पानी का टैंकर विधायक निधि से दिया भी जाता है तो ग्राम पंचायत के पास इतना धनराशि नहीं होती कि उस टैंकर से वो ग्रामीण जनता की पानी की समस्या को पूरी कर पाए। तो प्रशासन को भी चाहिए कि अगर विधायक निधि से अगर टैंकर मिला है तो प्रशासन उसको कुछ राशि दे, जिससे ग्राम पंचायत ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाके बांट सके। बिल्कुल। जब जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को लेकर सजगता से कदम उठाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना आता हो, लेकिन तब जाकर समस्या का समाधान आसान नहीं होता। सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन सभी को मिलकर के अच्छे से काम करना होगा और सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर उतारना होगा। शुक्रिया आपका श्याम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जल ही जीवन है, जल को कैसे बचाया जाए, और जो समस्या लगातार जनता के सामने आ रही है पानी की समस्या को लेकर, जो पीने का पानी है उसकी बड़ी समस्या है, उसको कैसे खत्म किया जाए, एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी म्यूजिक डायरेक्टर की, एक ऐसे लेखक की, एक ऐसे भजन गायक की जिसने कई ऐसे यहाँ पर भजन लिखे हैं और एक लंबे अरसे से लगातार जो है भजन गा रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है उनके ऐसे कई भजन हैं जो लगातार प्रचलित हुए हैं। विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है दयानंद प्रजापति जी सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उन सब लोग जानने की कोशिश करेंगे उनके इस पूरे सफर के बारे में कि उनका सफर कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत हुई और ये भजन गाने को लेकर प्रेरणा कहाँ से मिली, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। दयानंद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज पर। धन्यवाद। मैं नेशनल न्यूज 24 को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बिलाल मलिक साहब को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर
मेरा परिचय कराने का, पब्लिक के बीच में ले जाने के लिए धन्यवाद करता हूँ आपका। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं कि आपका इस सफर कहाँ से शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसी रही और क्या क्या कठिनाइयां आपको इस पूरे सफर में आई। मैं बहुत छोटा सा था, सन 1971 का मेरा जन्म है, और 1984 में यहाँ पे एक संगीत का स्कूल हुआ करता था, जो आज भी है जी। बाजार बजाजा में। और मेरे गुरुजी का नाम प्रमोद तुलसियान है। मैंने उनसे संगीत सीखा, और उस समय फिल्म आती थी निकाह, उसको गाना था दिल के अरमा आंसू में बह गए। मैं उसको गाता हुआ गलियों में घूमता था, तो मेरे मोहल्ले और गली के लोग मुझे रोक रोक के उसको सुना करते थे कि दिल के अरमा आंसू में बह गए वाला गाना सुनाओ। तो मेरी उम्र उस समय 13 साल की थी, मुझे नहीं पता था उन लोगों को मेरे से सुनने में क्या मिलता था। वो मुझे पकड़ पकड़ के सुना करते थे, और जब तक मैं वो गाना दिल के अरमा आंसू में बह गए ना सुना तो मुझे जाने नहीं देते जी। मुझे अचानक अंदर से प्रेरणा हुई। मैं स्कूल के बाद में फिर गुरुजी के पास गया, और मैंने कहा गुरुजी मुझे संगीत सीखना है। गुरुजी ने गाना सुना, और गुरुजी ने फिर मुझे संगीत सिखाना शुरू जी। मैं अपने गुरुजी का भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय प्रमोद कुमार तुलसियान जी, जो यही कटरा मोहल्ला बाजार बजाजा में आज भी संगीत की शिक्षा देते। और उसके बाद में जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। इसके बाद में वहीं पे कुछ और भी लोग सीखने के लिए आते थे, जो जागरण से, संकीर्तन से संबंधित रखते थे। तो वहाँ मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई पप्पी शर्मा जी आया करते थे, और उसके बाद में धीरे धीरे हम संगीत सीखते गए। फिल्म आई नाम, उस समय फिल्मी गानों को गाने का, सुनने का और बजाकर सुनाने का भी बड़ा ही अच्छा दौर था जी। मैंने हारमोनियम सीख चुका था, मुझे 3 साल बीत चुके थे, और 1987 आ गया जी। नाम फिल्म के गाने चिट्ठी आई है, मैंने गाना शुरू किया, लोगों ने वही मुझे पकड़कर सुनना शुरू किया। तभी जागरण में पप्पी शर्मा जी मुझे एक दिन लेकर के गए, रात को पूरी रात मुझे जागरण में उन्होंने ये 4 से 5 बार चिट्ठी आई है गाना बजवाया और मुझसे सुना। पहली बार अगर मैं मंच पे आया तो मेरी उम्र करीब 16 साल थी, और पप्पी शर्मा जी मुझे मंच पर लेकर के आए। उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, और मेरा संगीत का सफर और आगे बढ़ता चला गया। सन 1990 में मैं संगीत इतना सीख चुका था कि गुरुजी ने कहा कि अब तो प्रोफेशनल तरीके से अपना काम शुरू कर सकते। उम्र मेरी 19 साल थी जी। पढ़ाई मेरी बहुत ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि मुझे संगीत ने घेर लिया, और मैं 10वीं क्लास भी नहीं पढ़ पाया, जबकि घर की स्थिति ऐसी थी कि कुछ करो और कमा के लाओ, कुछ करो और कमा के लाओ। और इधर मुझे मेरा संगीत भी मिल रहा था, भक्ति भी मिल रही थी, और मुझे मंच भी मिल रहा था, और वाह वाह भी मिल रही। तो मुझे वही फिर सबसे पहले मैंने एक गाना, एक गीत भजन कहूँ तो एक गाना आता था उसी समय, कोई परदेसी आया परदेसी। वहां मैंने एक भजन लिखा, और उस भजन के बोलते भूला भटका मैं आया दरबार में। तो यहाँ उस समय जो जागरण पंथ को चलाने वाले गुरुजन व्यक्ति थे, उन लोगों ने उस भजन को इतना सुना मुझसे कि मुझे दयानंद प्रजापति के साथ साथ वो ये भी कहने लगे, अरे भूला भटका यहाँ तो सुन। तो मैं वो 2 लाइन गा के सुनाना चाहूंगा अगर आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भूला भटका मैं आया दरबार में, भूला भटका मैं आया दरबार में, मन नहीं लगा मेरा संसार में, भूला भटका मैं आया दरबार में, भूला भटका मैं आया दरबार में। ये भजन यहाँ हापुड़ की जनता, क्योंकि उस समय मैं हापुड़ में ही कार्यक्रम करता था, हापुड़ की जनता को बड़ा अच्छा लगता था, और मुझे बहुत आशीर्वाद और मिलते थे, कार्यक्रम मिलते थे, वाह मिलती थी।
इसी तरह संगीत का सफर मेरा आगे चलता गया और मैंने फिर हापुड़ से आगे निकलकर मैंने दिल्ली जाकर के किशोर कुमार मल्होत्रा जी के जो म्यूजिक डायरेक्टर के असिस्टेंस में मैंने काम करना शुरू जी। और उनसे मैंने ये सीखा कि म्यूजिक को प्रोडक्ट कैसे किया जाए, संगीत का उत्पादन कैसे किया जाए, धुनें कैसे बनाई जाएं, और उनसे मैंने ये सीख करके फिर अपने सफर को आगे म्यूजिक डायरेक्शन में शुरू किया। बिल्कुल। और अगर जी जी जी, जी आप अपनी बात करो जी। और बहुत से म्यूजिक एल्बम जो उस समय चला करते थे जी में मैंने म्यूजिक दिया और भजनों में भी म्यूजिक दिया, गीत गजलों में भी मैंने म्यूजिक दिया और मैंने गाया। सफर ऐसे ही चलता रहा। अब मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कीबोर्ड सिंथेसाइजर के नाम से जाना जाता है, हापुड़ में उसको लेकर के आया। हापुड़ में एकमात्र मैंने शुरुआत की कि कीबोर्ड सिंथेसाइजर को कैसे बजाया जाता है। मैं गायन के साथ साथ सिंथेसाइजर का वादन भी कर लिया। हर प्रकार से जागरण के मंच में हापुड़ के जितने भी छोटे बड़े घरेलू और रोड पर जो भी जागरण होते थे वहां मुझे बुलाया जाने लगा और मुझे बहुत आशीर्वाद, बहुत सी धन दौलत मुझे मिलती थी और आगे के कार्यक्रम मिलते थे। अब प्रसिद्धि और बढ़ गई। अब मैं जो संकीर्तन गायक हमारे जो हापुड़ के भाई पराग सक्सेना जी, जो एडवोकेट भी है हमारे हापुड़ के न्यायालय में, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, आप संकीर्तन में बहुत विख्यात ले चुके थे। पराग जी ने मुझसे कहा कि दयानंद भैया आप हमारे साथ ये संगीत का सिंथेसाइजर बजाने के लिए आ जाओ। मैं भैया के साथ, पराग भैया के साथ में अपना सिंथेसाइजर प्ले क्योंकि मैं करता था तो किया और हापुड़ के बहुत सारे म्यूजिशियंस साथ में थे। और वहां मुझे पता चला कि जागरण से अलग हटकर संकीर्तन की विधा तो बिल्कुल ही अलग है। जागरण में गायन करना बिल्कुल अलग है, संकीर्तन में गायन करना बिल्कुल अलग है। और जो संगीत का उत्पादन करते हैं और जो म्यूजिक एल्बम में म्यूजिक देते हैं वो बिल्कुल अलग था। मैंने संकीर्तन को समझा पराग भैया एडवोकेट साहब से और फिर वहां से मेरा एक नया सफर शुरू हुआ। उनके साथ बजाते बजाते भैया ने कहा आपको मेरे साथ गाया भी करो। मैंने गाना शुरू किया, फिर मैंने पर्सनली गाना शुरू कर दिया और फिर राधा रानी की कृपा से भजन लिखा भी गया और बड़ी ही कृपा उस पर रही। भजन था कर दो रे करम लाडली, मैं गाकर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो पराग भैया के साथ में जाता था, वृंदावन लेके जाते थे भैया, बरसाना लेके जाते थे, गोवर्धन लेके जाते थे। तो ये भजन लिखा गया तो उसमें ये था कि तुम्हारे द्वार पे मैं भी सवाली बन के आया हूँ, करो कृपा श्री राधे, मैं कर्मों का सताया हूँ। कर दो नजरे करम लाडली, 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 करुणा की नजर हम पे कर दो, अगर कोई आ जाएगी ना कभी, तो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। इस भजन से बहुत प्रसिद्धि मिली जी। राधा रानी की बड़ी ही कृपा मुझ पर रही, मेरे परिवार पर भी रही और मेरे जो साथी थे उन पर भी बड़ी कृपा रही। इस भजन से मैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, यानी कि मैंने जम्मू में भी कार्यक्रम किया है, पंजाब में भी किया है, हरियाणा, दिल्ली
और मध्य प्रदेश में भी मैंने एक कार्यक्रम किया है, महाराष्ट्र में भी मैंने इसी भजन को लेकर के कार्यक्रम किया है, और चेन्नई में भी मैंने इसी भजन को लेकर कार्यक्रम किया। बिल्कुल, क्योंकि आपने देश का हर एक राज्य में आप पहुंचे हैं, क्योंकि आपका जो भजन है वही आपको खींच कर लेकर चलता चला गया। दयानंद जी, ऐसा वो कौन सा भजन रहा है आपके इस पूरे सफर का जो सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब हो, जिसको गाने से आपको सुकून मिलता है और जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ हो? उसकी 2 लाइनें अगर हो जाए। वो है राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, मेरे मनवा राधे राधे बोल। वृषभानु लली है बहुत भाली, बिगड़ी तकदीर बदल देगी, वो रीझ गई तो कर्मों की सारी तस्वीर बदल देगी। राधे राधे बोल मेरे मनवा, यही मन के बहुत करीब हुआ है। इसको जो भी सुनते हैं उनके मन में भी ये बस जाता है। कई जगह से मुझे कमेंट्स मिले। बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, क्योंकि आपने 80-90 के दशक से आप गाते चले आ रहे हैं, आपने बड़ी बारीकी से और बड़ी करीब से इस पूरी जो है साधना की है आपने, तो अगर आज के युग की हम लोग बात करें, इसमें कितना बदलाव देखते हैं आप? यूथ का जी देखिए, जहां तक भगवान का जिक्र होता है तो बोल तो भगवान के वही रहते हैं जी। ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वाहे गुरु है। मानो अगर कोई, मैं अपने हिंदू धर्म की भक्ति कर रहा हूँ तो शब्द और भावनाएं तो वही होंगी, बदलाव सिर्फ थोड़ा बहुत संगीत के बजाने में ही अंतर आता है। अगर मैं राम कहूंगा तो राम ही कहूंगा, बजाने वाले जो संगीत के साथी हैं वो संगीत के तरीके को और वाद्य यंत्रों को बदल सकते हैं। मेरे साथी कव्वाली गाते हैं वो अल्लाह ही कहेंगे जी, उनके साथी जो बजाने वाले हैं वो बदलाव कर सकते हैं। तो जो हम गुणगान करते हैं वो नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ संगीत, और वो बदलना आवश्यक है। क्यों? बिल्कुल। क्यों बदलना आवश्यक है? क्योंकि सुनने वाला बदल गया, सुनने वाले की व्यवस्थाएं बदल गई। पहले एक स्पीकर के सब कुछ सुना जाता था, क्वालिटी नुमा पे सब कुछ सुना जाता था, अब वो नहीं है। बदलाव होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। पहले एक रेडियो बजता था, पूरा मोहल्ला सुनता था, फिर एक टीवी एक घर में आ गया, और तो हाथ हाथ में मोबाइल है। पूरा सिनेमा हॉल या पूरा संगीत जगत सबके हाथ में। तो सबके साथ जो संगीत सबको पसंद है वो उसमें बदलाव आना चाहिए। मैं बदलाव से समर्थन करता हूँ। दयानंद जी, जी बिल्कुल। दयानंद जी, अगर हम लोग बात करें इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की बात अगर कर ली जाती है कि संगीत जो है 90 और 80 के दशक का रहा हो, और अगर हम आज के युग की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उससे कितना आसान हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? हाँ, काफी आसान हो गया है। अब संगीत को उत्पाद करना, संगीत को बनाना, संगीत को जोड़ना पहले बड़ा मुश्किल हुआ करता था। करीब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो करीब 80 लोग एक साथ बैठ करके संगीत बनाया करते थे। फिर कंप्यूटर का जमाना शुरू हुआ, ये करीब सन 2000 के आसपास की बात। कंप्यूटर जमाना शुरू हुआ तो सिर्फ एक साथ में 8 लोग बैठ करके संगीत बना देते। अब जमाना ये है, आज मैं सन 2016 और 17, 18, 20, 22 की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा पूरा संगीत बना सकता है। अब पहले स्टूडियो बड़े बड़े हुआ करते थे और उसमें 70-80 लोगों के बैठने की जगह होती थी, लेकिन अब सिर्फ 4 व्यक्ति बैठे, एक रिकॉर्डिंग करने वाला, एक गाने वाला और एक दो जो उसके सहयोगी होते हैं या जिनका वो जो प्रोड्यूसर होते हैं। अब 4 लोगों के बैठने की जगह बनाने से ही स्टूडियो तैयार हो जाता है और संगीत पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। ये बदलाव आया है और ये अच्छा बदलाव। बिल्कुल, लगातार जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। दयानंद जी, लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे ये है
कि अगर आज का युवा वर्ग अगर भजन गायन की तरफ को अपने ओर आकर्षित करता है, अगर कदम बढ़ाता है, तो उसमें जो है क्या संभावनाएं हैं? सबसे पहला कदम क्या कुछ होना चाहिए? अगर कोई भजन गाना सीखना चाहता है, उसमें क्या कुछ खूबियां होनी चाहिए? भजन में सबसे पहले तो भाव होना चाहिए जी, यानी कि हम दिल से गाएं, आत्मा से गाएं और उसको सीखें। जब तक हम संगीत सीखेंगे नहीं तो हमें संगीत, जब हमारे पास है ही नहीं संगीत तो हम देंगे कैसे संगीत? जब हमारे दिल में, बिल्कुल। दिमाग में संगीत होगा तो हम आगे संगीत दे सकते हैं। युवाओं को ये चाहिए कि वो संगीत को विधिवत सीखें। अगर बहुत लंबे समय तक नहीं सीखते तो कम से कम थोड़ा बहुत जरूर सीखें, 2, 4, 5 साल जरूर सीखें। अगर वो नहीं सीखेंगे तो भजन तो गा सकते हैं लेकिन संगीत के साथ नहीं गा पाएंगे। और संगीत के साथ गाया हुआ भजन ही पूर्ण भजन माना जाता है, गायन। या तो फिर वो कविता की तरह कविता पढ़ देंगे। वो संगीत के साथ यदि भजन गाना चाहते हैं तो उनको संगीत सीखना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। रमजान का महीना चल रहा है और मैंने रमजान के लिए भी एक कहूंगा कि भजन गाया है। हो जाए उसकी भी, 2 लाइनें उसकी भी हो जाए। हाँ, और हापुड़ में शायर होते हैं जमीर हापुड़ी, उनके द्वारा लिखा हुआ है ये, और रीटेक यूट्यूब चैनल पर ये भजन आज भी चल रहा है। ये जो रमजान का महीना है, ये जो रमजान का महीना है, जिंदगी जीने का करीना है, जिंदगी जीने का करीना है, ये जो रमजान का महीना है, ये जो रमजान का महीना है। क्योंकि मैं कलाकार हूँ जी, बिल्कुल, और गुरुजन ये सिखाते हैं सबसे पहले कि तेरे लिए वो भगवान जो शक्ति है वो ऊपर एक ही है। और किसी भी देश में, किसी भी भाषा में, किसी भी धर्म में चले जाओ, 8वां सुर कहीं नहीं है, सारे सुर 7 है। बेशक। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे जो ये रमजान का एक गीत गाने का मौका मिला, मैं इसे चूका नहीं और मैंने गाया। और आप रीटेक म्यूजिक चैनल पर इसको सर्च करके सुन सकते हैं। बड़ा अच्छा आजकल चल रहा है जी। और दयानंद जी, जैसा कि आप लिखते खुद हैं और म्यूजिक डायरेक्टर आप हैं और गाते आप हैं, तो इन तीनों चीजों का मेल आपके पास होना वो और कितना और लाजवाब बना देता है आपकी इस पूरी कला को, और कितना आसान हो जाता है फिर आपका गायन। क्योंकि संगीत अगर माँ बाप से मिला हो जी, तो मेरे पिताजी भी गाते थे और मेरी मम्मी भी गाती। मैं प्रणाम करता हूँ, आज वो मेरे साथ साक्षात रूप से नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मेरे माता पिता का हमेशा मुझ पर, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, आशीर्वाद बना रहेगा। उन्हीं को मैंने सबसे पहले, अगर मैंने आपको गाते हुए देखा था तो मैंने अपने मम्मी और पापा को गाते हुए देखा जी। उसी के बाद मैंने गाना शुरू किया, तो वो ही विधा मेरे बच्चों में भी आ गई। मेरे दोनों बेटे तरुण और छोटा वाला अरुण जी संगीत के प्रोडक्शन में, संगीत के म्यूजिक डायरेक्शन में मेरा 100% तक सहयोग करते। मैं गाने की धुन बना करके थोड़ा बहुत अपना माइंड में मैं क्या चाहता हूँ ये बता करके, बाकी का सारा जो अरेंजमेंट होता है संगीत का वो मेरे दोनों बेटे तरुण और अरुण करते। बहुत बढ़िया। और हमारा छोटा सा स्टूडियो हापुड़ में है, सारा म्यूजिक प्रोडक्शन अब हम हापुड़ में ही कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल, क्योंकि ये संगीत एक साधना है जो कि आप अपने से पूरे गायन के माध्यम से कर रहे हैं। और एक और वीडियो आपका एक वायरल हो रहा है जो कि आपने उत्तर प्रदेश के बाबा जी मुख्यमंत्री के बुलडोजर को लेकर लिखा है आपने, उसकी कुछ वीडियो भी मेरे सामने आई थी। ये क्या जहन में आपकी आया, कैसे आपने सोच के लिखा, उसकी भी 2 लाइनें हो जाए। हाँ जी, वो जहन में इसलिए आया कि मैं पहले राजनीति में बिल्कुल नहीं था, मैं आज भी राजनीति में, लेकिन समाज में हूँ। मैं राजनीति में नहीं था ना हूँ, लेकिन मैं समाज में था और रहूंगा। तो समाज के लोगों में मैंने ये देखा कि बहुत घुटन मुझे, कि ये घुटन यहाँ, ये
तो अब जैसे ये बदलाव उत्तर प्रदेश में आया है, तो लोगों को भी पसंद आया ये, और लोगों ने फिर से रिपीट उस सरकार को कर दिया। तो अब ये क्योंकि बुलडोजर की जो कार्यवाही चल रही थी, ये भी झूठ पर सच की विजय है। ये भी अच्छाई की विजय है बुराई पर, ऐसा जहन में मेरे आया। क्योंकि अखबार में मैं देखता था, समाचारों में मैं सुनता था कि ये जो बाहुबली था, इसको ये ऐसे ऐसे ये कारनामे निकले, और ये जो बाहुबली था उसमें ये कारनामे निकले। तो किसी भी भेदभाव, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, और चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, इस समय जो यूपी की जो सरकार है वो सबके साथ में बुलडोजर का प्रयोग, अगर कोई बाहुबली है या असामाजिक तत्व है, बुलडोजर का पूरा प्रयोग उसके साथ में करने से चूक नहीं रही है। तो ये ऐसे ही बस बैठे बैठे मैंने कहा, तो ये जो बुलडोजर का बन गया, और हम कलाकार हैं, कलम से कह सकते हैं कुछ, तो बस हो गया। सुबह करेगा शाम करेगा बुलडोजर। जब मैं समाचार सुनता था कि सुबह शाम ये हो रहा है, आप जैसे समाचार उद्घोषक है, आप ही की जुबान से भी मैंने सुना है कि सुबह शाम बाबा का ये बुलडोजर चल रहा है, और फिर से चल रहा है। ये शब्द मुझे आपसे समाचार चैनलों से ही मिले, मेरे पास कोई शब्दों का संकलन इसके लिए नहीं था। इस गाने के लिए संकलन जो शब्दों का हुआ है वो समाचार चैनलों से, समाचार पत्रों से हुआ है। तो सुबह करेगा शाम करेगा बुलडोजर, फिर से अपना करेगा बुलडोजर, जब तक ये गर्मी निकल ना जाएगी तब तक ना आराम करेगा बुलडोजर। सुबह करेगा शाम करेगा बुलडोजर, फिर से अपना काम करेगा बुलडोजर। और पहले बंद में मैंने लिखा है, बुलडोजर गुंडागर्दी को साफ करता है, ये सामाजिक हित में ही इंसाफ करता है, जुल्मियों का मुंह ये पल में मोड़ देता है, झूठ की बिल्डिंग सभी ये तोड़ देता है, सच का ऊंचा नाम करेगा बुलडोजर, सच का ऊंचा नाम करेगा बुलडोजर, फिर से अपना काम करेगा बुलडोजर। अब नहीं बच पाएगा कोई अधर्मी हो। अधर्म कोई भी कर सकता है, किसी की जाति नहीं है, किसी का धर्म नहीं है, अधर्मी कोई भी हो सकता है। अब नहीं बच पाएगा कोई अधर्मी हो, शीतलता पाएगा चाहे कितनी गर्मी हो, ठीक हो जाएगा हर अपराध का रोगी, मिल गई बुलडोजर की एक डोज उपयोगी, जय 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 श्री राम करेगा बुलडोजर, फिर से अपना काम करेगा बुलडोजर। ये मैंने लिखा और समाज के कुछ लोगों को मैंने सुनाया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको रिकॉर्ड करके जनता को समर्पित करो, और मैंने इसको रिकॉर्ड करके जनता को समर्पित कर दिया। और ये भी उसी चैनल रीटेक म्यूजिक चैनल पर ही मैंने रिलीज किया है परसों। और इसमें म्यूजिक मेरे दोनों बेटे अरुण ने दिया है जी। और इसकी जो फाइनल मिक्सिंग हमने कराई है वो दिल्ली में कराई है धनेश राज जी से। और इसको जो गाया है, गायन में का सुर हमने लिया है। अब ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था, राजी बोल जा, उस गाने को गाने वाले हैं हरजीत दीवाना साहब। हरजीत दीवाना साहब की आवाज मैंने इस गाने में ली है और मैंने जनता को समर्पित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, और अब एक और मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो संगीत प्रेमी हैं और दयानंद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? अब संगीत सिर्फ कानों का नहीं रह गया है जी, आंखों का भी। एक तरफ हम संगीत सुनते हैं तो दूसरी तरफ सामने देखना भी चाहते हैं।
बस मैं उनसे यही कहूंगा, पहले खुले में संगीत देखा भी जाता था और खुले में सुना भी जाता था। वो ऐसा देखे जो सबको दिखा सके और ऐसा सुने जो सबको सुना सके। यही मेरा संदेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दयानंद जी, आपने विस्तार से बातचीत की हमसे और अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत चलिए, शुक्रिया सर आपका विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ दयानंद प्रजापति जुड़े थे सीधा लाइव, उन्होंने बताया अपने उस पूरे सफर के बारे में, विस्तार से बातचीत की उन्होंने और बताया कि आखिरकार अगर कोई युवा वर्ग भी, जो युवा पीढ़ी है, अगर संगीत में रुचि रखता है तो उनको क्या कुछ कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 80 और 90 के दशक में किस तरह से और आज के इस पूरे टेक्नोलॉजी के युग में क्या कुछ बदलाव आया, कितना आसान हुआ है, ये विस्तार से बातचीत की उन्होंने हमारे साथ। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार।